लास्ट टाइम हमने किया था कैटालिसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, कैटालिसिस ऑफ होमोजीनियस, मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस हमने लास्ट टाइम किया था, और आज हम करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ heterogeneous catalysis. Now, what is mechanism mechanism of heterogeneous catalysis में first of all we should know what is heterogeneous catalysis है क्या, हमने पहले किया था। In this it's the process, catalyst तो process है, जिस process में catalyst and reactants are in different phase। अगर reactant suppose gaseous phase में है, normally catalyst होता है यहाँ पर solid phase में always। Let us give an example. Suppose nitrogen gas plus hydrogen gas gives us the reversible reaction, gives us ammonia gas, and this reaction takes place in the presence of a catalyst, and catalyst is Fe2O3 slash promoter is molybdenum. Catalyst हमारा यहाँ पर Fe2O3 है, it's a solid while as reactants are in gaseous state। ऐसी catalysis को बोलते हैं हम heterogeneous catalysis। When reactants or catalysts are in the same physical state, same phase, ऐसी catalyst को हम बोलते हैं homogeneous catalysis, right? अब हमें homogeneous catalyst में हमने कल देखा था intermediate compound formation theory। कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता था, और दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड देन रिएक्ट्स विद अनदर रिएक्टेंट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। अब इसका मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी। सो मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी। अब ये एडसॉर्प्शन थ्योरी है क्या? अब इसमें हम इसका मैकेनिज्म जो है वी कैन एक्सप्लेन इट इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप इज जो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्प्शन, पहला स्टेप होता है। और रिएक्टेंट सपोज अमोनिया जब बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है ये Fe2O3 अगर ये मैं मानूं, इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है सपोज, इसके ऊपर कैटलिस्ट के ऊपर आ रहे हैं, और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहे हैं। सो पहला स्टेप यही है कि कैसा कैटलिस्ट होना चाहिए जिसमें सरफेस एरिया हो। तभी हम कैटलिस्ट नॉर्मली फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं, ज्यादा सरफेस एरिया होता है, सो दैट मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पर ये रिएक्टेंट्स एडसॉर्ब होते हैं। ये पहला स्टेप है एडसॉर्प्शन थ्योरी का। सो रिएक्टेंट्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, राइट? पहला स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप क्या इस थ्योरी का है? Second step is diffusion and chemical reaction. Diffusion and chemical reaction is the second step of chemical reaction. जो रिएक्टेंट्स इसके ऊपर आ गए, ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे मिक्स करते हैं, डिफ्यूजन होता है। ऑब्वियसली गैस, अगर दो गैस एक जगह पर आएंगे, ये एक दूसरे के स्पेस में आ जाएंगे, एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, दैट इज डिफ्यूजन। एंड इन द सेम प्रोसेस जब डिफ्यूजन हो रहा है, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजर आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में कंबाइन करके ही होनी है। तो जब ये एक दूसरे के साथ आते हैं, जब ये एब्जॉर्ब होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, देन रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो रिएक्शन किसके ऊपर होती है? सरफेस के ऊपर ही, कैटलिस्ट के ऊपर सरफेस। पहले एड्सॉर्प्शन होती है, फिर इसमें डिफ्यूजन होता है, और अल्टीमेटली रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा?
प्रोडक्ट बनेगा। सो सरफेस पर ही प्रोडक्ट भी बनेगा। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, रेट कैसे बढ़ेगी, वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। हम पहले ये दिखा रहे हैं मैकेनिज्म क्या है। सिंपली द मैकेनिज्म ऑफ heterogeneous catalysis is explained on the base of adsorption theory. This is according to this theory, at 3 steps the reaction takes place in 3 steps. First is adsorption. जो reactant molecules है normally वो gases होते हैं, अगर liquid भी होंगे they get adsorbed on the surface of solid catalyst. दूसरा, after adsorption gaseous molecules and reactant molecules diffuse and then forms a chemical reaction. And then last part जो इसका है, last product बन गया, फिर इसमें डिसॉर्प्शन होगी, रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन होगी, जो ये प्रोडक्ट है ये उधर से उठ जाएगा कैटलिस्ट से, सो दैट ओ रिएक्शंस आ जाएंगे, तो फिर इसमें लास्ट में होगी डिसॉर्प्शन। I know you know dissorption क्या है? What is dissorption? Dissorption is reverse of adsorption, removal of molecules from the surface of catalyst. पहले इसमें adsorb होते हैं reactants, ultimately dissolve होते हैं products from the surface. This is mechanism of heterogeneous catalysis. Now there's a question. जैसे हमने homogeneous catalyst में बताया था, एक क्वेश्चन था कि रिएक्शन रेट बढ़ती कैसे है, और उसका हमने रीजन बताया था, अल्टरनेट पाथ से बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड का एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनाना इजी होता है, मोर मॉलिक्यूल्स वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सो इसलिए ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर हमें दिखाना है कि ठीक है रिएक्शन हो गई, तो हमें रेट कैसे बढ़ जाती है। हमें कैटलिस्ट का काम है टू इंक्रीज रेट, एक्सेलरेट करना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें ये चीज एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन हाउ इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैसे बढ़ जाएगी, अब हमें ये करना है। अब ध्यान सुनो, इसके लिए हम जब रेट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 चीजें इसमें बता रहा हूं मैं, 3 एक्सप्लेनेशन। पहले एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है, आपको पता है जब एडसॉर्प्शन होगी तब एंथैल्पी निकल जाती है, एनर्जी निकल जाती है। जब एडसॉर्ब हो जाते हैं पहले स्टेज में ही, जब रिएक्टेंट्स एडसॉर्ब हो जाते हैं तो एनर्जी इज रिलीज्ड। जब एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। बेटा याद रहे, अभी हमें पढ़ना है ये कि जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगी मॉलिक्यूल्स में तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब मान लीजिए मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल में 10 मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो वही 10 प्रोडक्ट बनाएंगे, 90 तो नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनर्जी रिलीज होती है, और वो 90 में से और 70-80 मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है, और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी भी बन जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, और इसलिए प्रोडक्ट बन जाता है। सो पहली बात ये कि एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, जब एडसॉर्प्शन हो रही है एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दैट एनर्जी जो है वो क्या करता काम, वही उसी एनर्जी की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी, उसको एडिशनल एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। पहली बात ये कि एडसॉर्प्शन से ये फायदा है। दूसरा 11th का में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास सेक्शन कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन। जितनी रेट होगी, रेट मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन, डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन पर। मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी। अब ध्यान से सुनो, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं कैटलिस्ट के ऊपर, सारे एक ही जगह पर यहाँ पर आ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्या कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है? यहाँ पर मोलैरिटी नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह पर सारे आ रहे हैं तो मोलैरिटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पहले दूर दूर थे पार्टिकल्स, अब सारे एक जगह पर आते हैं, सो मोलैरिटी बढ़ेगी, एक्टिव मास बढ़ेगा, और वी कैन से मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सिंस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, देयरफॉर स्पीड बढ़ेगी। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्टरनेट पाथ से होती है, अलग तरीके से होती है। तो अल्टरनेट पाथ से जब भी कोई भी रिएक्शन होती है ना इन ए डिफरेंट पाथवे, उसमें कम आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, रिएक्शन फास्ट होती है। तो 3 रीजन है
Why rate of reaction increases? Rate of in heterogeneous catalysis. Number first, due to enthalpy of adsorption. Number second, due to increase in molar concentration. And number third, due to different pathway, due to different path of the reaction. ये तीन चीजें होती है जिसकी वजह से रेट यहाँ बढ़ती है, राइट? ये कंप्लीट हो गया कैटालिसिस का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन पहले बताता हूं मैं, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या है, इसको हमने दोबारा भी पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन वहां पर स्ट्रक्चर से मतलब है, यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है। एंजाइम्स होते हैं बेटा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, याद रहे, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हमारे बॉडी में जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हीं को एंजाइम्स बोलते हैं। देखो नॉर्मल कैटलिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की रेट बढ़ाते हैं। एंजाइम्स रेट ऑफ मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उनकी रेट, उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं। सो दे आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। और दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ये एंजाइम्स। सेकंड पार्ट, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, करेक्ट। लिविंग सेल्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में एंजाइम्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इनका काम क्या है, दे कैटलाइज, दे इंक्रीज रेट ऑफ, दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है बॉडी में या मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनकी स्पीड ये बढ़ा देते हैं, राइट। और केमिकली अगर हम देखें जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर मोस्टली, मेन पार्ट एंजाइम्स का प्रोटीन होता है। देयर इज आल्सो, बायोस्टूडेंट्स को पता होगा, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आगे, नॉन प्रोटीन पार्ट जो इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है वो भी होता है, प्रोस्टिटिक ग्रुप इसको या कोएंजाइम इसको बोलते हैं, वो भी होता है। लेकिन मेन पार्ट ऑफ एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स, याद रहे, ठीक है ना। देखो बड़ा एंजाइम्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो खाना खाते हैं, एक टाइम का मील जो लेते हैं हम 2.5 आवर में या 2 to 3 आवर्स में इसको हम डाइजेस्ट कर देते हैं। जस्ट इमेजिन अगर एंजाइम्स नहीं होते तो एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने में कम से कम 50 साल लगते। कितने? कम से कम 50 साल लगते एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने में। तो आप खुद देख सकते हो एंजाइम्स कितने एक्टिव है, इनकी एक्टिविटी कितनी फास्ट है, कितनी ज्यादा है। दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन फ्रॉम 10 पावर 8 to 10 पावर 20 टाइम्स, बहुत ज्यादा होता है ये। सो अगेन रिपीट, व्हाट आर एंजाइम्स? They are biological catalysts. They are produced by living cells. They catalyze biochemical or all metabolic reactions in our body. All enzymes are proteins. It would take almost 50 years to digest a single meal in the absence of enzymes. Correct? तो एग्जाम्पल हम देते हैं एंजाइम्स के, कोई एग्जाम्पल जैसे स्टार्च लेता हूं, ठीक है ना, C6H10O5 होल N, ये होता है स्टार्च। मान लीजिए स्टार्च को मुझे डायस्टेज, अगर हम स्टार्च gets converted into maltose C12H22O11, याद रहे इन, ये माल्टोस है, माल्टोस सिंपली शुगर जिसको हम कहते हैं। तो डायस्टेज एंजाइम का ये काम है, डायस्टेज एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है। माल्टोस को अगर मैं ले लूं C12H22O11 माल्टोस अगर मैं ले लूं, माल्टोस और सुक्रोज में थोड़ा फर्क होता है, स्ट्रक्चर ये फॉर्मूला सेम है। माल्टोस सिर्फ ग्लूकोज का बना होता है, सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का बना होता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो इसमें माल्टेस एंजाइम काम करेगा और बना देगा C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। तो ये एंटर जो है लिख सकते हैं, माल्टोस टू ग्लूकोज बनाता है, माल्टेस एंजाइम यहाँ काम करता है। सो ये कुछ एंजाइम्स है
जो ये काम करते हैं। क्या ग्लूकोज किसमें, माल्टोज किसमें, ग्लूकोज, माल्टेज। स्टार्च को कुछ, सपोज अगर ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज की इथेनॉल बनाना है, C6H12O6, जो हम शराब बनाते हैं देसी तरीके से शराब बन जाता है, उसमें यही डालते हैं, जाइमेस। पहले स्टार्च लेते हैं, बार्ले लेते हैं, जो भी स्टार्च या मोलेसिस लेते हैं, ये आगे हमें ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। तो जो ये शुगर कैन जूस होता है उसको हम लेते हैं, तो उसमें से हम ये फर्मेंटेशन करके अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज को जाइमेस जब डालते हैं तो इथेनॉल बनता है, जो अल्कोहल होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वी गेट इथेनॉल। सो ये सारा एंजाइम्स का काम है। यहाँ हमारी बॉडी में आपको पता है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। अब ये था what are enzymes. I again repeat, biological catalysts. They are produced by living cells. They catalyze biochemical reactions. They are proteins. It would take about 50 years to digest a single meal in the absence of enzymes. फिर मैंने एग्जांपल दे दी। अब इसके बाद इसमें करना हमने what is the mechanism of enzymes. ना पहले हमें फीचर्स बताएंगे एंजाइम्स के, जो मैंने कैटलिस्ट के फीचर्स बताए थे, सेम फीचर्स एंजाइम्स के भी हैं। सपोज एक्टिविटी, हाईली एक्टिव, अभी बताया मैंने यार, हाईली एक्टिव, दे इंक्रीज रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस फ्रॉम 10^8 to 10^20 टाइम्स। तो बहुत ज्यादा फास्ट ये रिएक्शन को करते हैं, एक्टिव इन नेचर, हाईली एक्टिव। दूसरा एफिशिएंसी, मैंने वहां पर ही बताया था, ये दोनों कैटलिस्ट एफिशिएंसी में they are highly efficient. A small amount is needed, a very small amount is needed, small amount is needed to catalyze. ये नहीं कि हमने खाना खाया 1 किलो तो हमें एंजाइम्स भी चाहिए 1 किलो, एंजाइम्स तो बिल्कुल माइक्रोग्राम में चाहिए, because they are highly efficient, ठीक है ना। small amount is needed to catalyze biochemical reactions. They are highly efficient. Efficiency, selectivity, selectivity भी ऑलरेडी मैंने कहा था, selective in nature. A particular enzyme catalyze a particular reaction only, ठीक है ना। ट्रिप्सिन का अपना काम है, सिलेवरी एमाइलेज मुंह में उसका अब यहीं पर काम है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट एंजाइम्स इन अवर बॉडी कैन catalyze different chemical reactions, same as catalyst, they are selective in nature. फोर्थ है टेम्परेचर, इसके लिए बेस्ट होता है बॉडी टेम्परेचर। एंजाइम्स वर्क, ऑप्टिमम वर्क इनका होता है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस इज बॉडी टेम्परेचर, 98.4 फारेनहाइट। ये बॉडी टेम्परेचर पर सबसे बेस्ट काम करते हैं। तभी तो हम क्या करते थे, जब फीवर शीवर ज्यादा होता है तो खाना वाना कम खाते हैं, क्योंकि उस टाइम ये काम इतना ज्यादा सही नहीं करते हैं। एंड लास्ट इज pH, ये न्यूट्रल, अराउंड 7 pH, आपको पता है 7 pH होता है न्यूट्रल pH, 6.5 से 7.5 के बीच में सबसे बेस्ट काम करते हैं हमारे ये एंजाइम्स। राइट, फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स एंजाइम्स, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, सिलेक्टिविटी, टेम्परेचर, pH, 5 हेडिंग्स में बताना है। एक्टिविटी का मतलब दे इंक्रीज rate of reaction up to 10^20 times. Efficiency, a small amount is needed to catalyze biochemical reaction. Selectivity, they are selective in nature. A particular enzyme can catalyze a particular reaction only. Temperature, enzymes work efficiently around 37 degrees Celsius, that is body temperature. And pH, they also work around 7 pH, जो हमारी बॉडी में न ज्यादा एसिडिक होना चाहिए न ज्यादा बेसिक होना चाहिए, इसमें ये सबसे ज्यादा वर्क करते हैं। राइट, तो ये हो गया। अब इसका हमने करना है नेक्स्ट में मैकेनिज्म एंड थियरीज। पहले मैकेनिज्म बताता हूं। जैसे मैं होमोजेनियस कैटलिस्ट में कहा था ना मैंने, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, सेम इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स आल्सो, लगभग सेम तरीके का। देखो बेटा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल, मैं सबस्ट्रेट को मैं एस मानता हूं, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट होता है फूड मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट एस को एंजाइम्स ई से जब कॉम्बिनेशन होती है, एंजाइम में एक्टिव साइट्स होते हैं, उन एक्टिव साइट्स में ये ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता, वही जो वहां पर बना था इंटरमीडिएट, यहां पर ये ईएस कॉम्प्लेक्स बना है, पहला स्टेज।
दूसरे स्टेज में जो ES कॉम्प्लेक्स है, ES कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बनाता है EP कॉम्प्लेक्स। इसमें चेंज आती है, सबस्ट्रेट को ये ब्रेक करता है और बनता है EP कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड इन द लास्ट स्टेप जो EP कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये ब्रेक होता है, बनता है प्रोडक्ट्स, और एंजाइम होता है रिजेनरेट, एंजाइम E गेट्स रिजेनरेटेड। तो तकरीबन वही इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी जैसा। द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स जो होते हैं एक्ट ऑन द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स, देन दिस ES कॉम्प्लेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू EP, मतलब जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम के ऊपर लगता है, दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू प्रोडक्ट्स, वो ब्रोक हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, एंड अल्टीमेटली दिस EP कॉम्प्लेक्स forms products and enzyme gets regenerated, right? This is mechanism, and इस mechanism की कुछ theories है, theories of this enzymes, enzyme की theories है, दो theories है, इस theories के base पर हम explain करेंगे। and first theory is known as lock and key theory, भाई उस स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा 11th में, lock and key theory। Simple, जैसे a particular key can open a particular lock, in the same way a particular enzyme can act on a particular food particle, particular substrate molecule, इसीलिए इसका नाम पड़ा lock and key theory। जैसे एक की पर्टिकुलर लॉक को खोल सकता है, ऐसा ही एक एंजाइम एक पर्टिकुलर फूड पार्टिकल को एक्ट कर सकता है, राइट? होता क्या है अब सिंपल है, जो ये एंजाइम्स है, सपोज मैं ऐसे लेता हूं, लेट अस सपोज दिस इज एंजाइम, मान लीजिए एंजाइम है, एंजाइम ई, इसकी शेप जो होती है ना, ये एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स है, these are एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम सपोज। तो शेप पर डिपेंड होता है, जैसे एंजाइम है वैसा ही फूड होना चाहिए। तो मान लीजिए ये फूड सब्सटेंस है हमारे पास, दिस इज ए फूड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, राइट? जस्ट ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इस वाले पार्ट में फिट हो जाएगा, इधर से इंक से दिखाता हूं, इस वाले पार्ट में फिट हो जाता है जैसे, तो बन जाता है ये लाइक दिस। देख लीजिए, ये इसमें फिट हो गया, ये एंजाइम था नीचे, ये एंजाइम था, और इसमें हमने देखा कि ये ऊपर से इसमें फिट हो रहा है, बन गया ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तभी हमने कहा ना, पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर फूड को ही एक्ट करता है, बिकॉज ये फूड पार्टिकल इसमें फिट होना चाहिए, राइट? तो बन गया ES कॉम्प्लेक्स। अब देखो सेकंड पार्ट में, अब ये पहला पार्ट था जो मैंने यहाँ पर बताया था, ES एंड ये बताया था यहाँ पर सबस्ट्रेट प्लस E कंबाइन एंड फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स, ये हमने दिखा दिया यहाँ पर E प्लस S फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स, राइट? फिर दूसरा पार्ट मैंने कहा था ये ES कॉम्प्लेक्स है, इट इज लाइक दिस, जो ES कॉम्प्लेक्स इसमें फिट हो गया था। अब ये ES कॉम्प्लेक्स गेट्स कन्वर्ट इनटू EP में कैसे? अब जो ये फूड पार्टिकल है, दिस फूड पार्टिकल गेट्स ब्रोकन डाउन, ये फूड पार्टिकल था, इसमें फिट हुआ था फूड पार्टिकल लाइक दिस, ये ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पर एक ब्रेक, यहाँ पर ब्रेकिंग हो गई, फूड पार्टिकल ब्रेक हो रहा है, डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स। एंजाइम्स का काम है इसको अपने ऊपर लेके इसको ब्रेक करना,
एंड बन गया ईपी। और लास्ट क्या मैंने बताया, ईपी देन फॉर्म्स, मैं इसी एरो पर मैं देता हूं, एक एंजाइम रिजनरेट होता है, अपनी जगह पर एंजाइम फिर आता है नेक्स्ट फूड के लिए रेडी, ये एंजाइम फिर हो गया, और प्रोडक्ट्स बन गए। जो हमारे पास बहुत बड़ा पार्टिकल था अब उसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, सपोज ये पार्ट्स बन गए, ये प्रोडक्ट्स हो गया। तो ब्रोक हो गया ना, फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम। दिस इज नोन एज लॉक एंड की थ्योरी। एक और इसमें एक थ्योरी है वैसे, that is known as this lock and key theory, और उसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी। किसी जगह पर यह भी देखा गया है इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी। एक है लॉक एंड की थ्योरी एंड दूसरी थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी। अभी इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी जैसे एक ग्लोव होता है, जैसे आज की डेट में हम हाथ में ग्लोव्स लगाते हैं, जो ग्लो जितना भी हाथ मोटा होगा उतना वो ग्लो अपनी शेप चेंज करता है। अगर छोटे से हाथ है वो भी फिट हो जाएंगे, बड़े हाथ है वो भी उसमें फिट हो जाते हैं। द सेम वे एंजाइम्स कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ फूड पार्टिकल, तभी इसका नाम है इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी। सपोज हमारे पास मान लीजिए ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, मैं मानता हूं फूड पार्टिकल, सपोज फूड पार्टिकल इतना बड़ा है, सपोज ये फूड पार्टिकल है, दिस इज अ फूड पार्टिकल। अब क्या होगा, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ये इसमें फिट नहीं होगा। तो कहते हैं कि बहुत जगहों पर ये देखा गया है कि एंजाइम्स किसी फूड पर भी एक्ट करता है तो उस जगह उस टाइम में ये अपनी अपनी शेप ही चेंज करता है। देखो अब इसने अपनी शेप चेंज कर ली so as to accommodate this bigger food particle, right? Like इसको तभी कहते हैं hand in glue theory because it changes its shape according to the shape of the food particle। तो ऐसे भी ये होता है। ये अब आपको पता है एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का काम है बेवरेज में, मतलब जो विस्की बनाते हैं, जो शराब बनाते हैं, फूड मतलब इसमें इसका यूज होता है एंजाइम्स का सबसे ज्यादा। एंड देयर आर सम, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, याद रहे, ये हमें ब्लड क्लॉट, ये भी एक एंजाइम्स है, इट कैन डिसॉल्व ब्लड क्लॉट इन आवर बॉडी, ठीक है। हम हार्ट डिजीज एक्स्ट्रा के लिए भी कुछ एंजाइम्स का यूज है। तो ये था सारा कुछ एंजाइम्स, इनकी थ्योरीज एंड इसका मैकेनिज्म, राइट। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन है लास्ट में, व्हाट आर जियोलाइट्स? जियोलाइट्स क्या है बेटा? जियोलाइट्स ये मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम यहाँ पर बचेगा।